हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ एम ज़ाकिर खान। आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो याद रखिएगा, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले, आगे बढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि एटम खुद क्या होता है। तो याद रखिएगा कि इनिशियल टाइम में सबसे पहले एटम के बारे में बात की थी ऋषि कणाद ने। और अगर हम बात करते हैं मॉडर्न टाइम्स की, तो उसमें उस टाइम पर सबसे पहले बात की थी जॉन डाल्टन ने कि एटम क्या होता है। उन्होंने थ्योरी प्रपोज की थी जिसे कहते हैं जॉन डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब आपको ध्यान देना है कि एटम क्या होता है। अकॉर्डिंग टू जॉन डाल्टन, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी सब्सटेंस एंड इट इज़ इनडिविजिबल। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास कोई भी सब्सटेंस है तो आप उसे ब्रेक करिए इस हद तक कि आपको एक बहुत छोटा पार्टिकल मिल जाए, और जो आगे ब्रेक नहीं हो पाए वो उस सब्सटेंस का एटम कहलाएगा। याद रखना है, जॉन डाल्टन साहब के अनुसार एटम इनडिविजिबल है, लेकिन जो आगे रिसर्च हुई, जो आगे स्टडीज़ हुई, उसमें हमें ये मालूम हुआ कि एटम इनडिविजिबल नहीं है, बल्कि हम एटम को भी डिवाइड या ब्रेक कर सकते हैं। अब हम आगे बात करते हैं शेप ऑफ एटम की, कि अगर एटम हमें दिखता, वैसे आपको ये मालूम होगा कि एटम विजिबल तो नहीं है, अगर ये हमें दिखता तो कैसा दिखता। तो याद रखना है, एटम इज़ स्फेरिकल, मतलब एटम का शेप स्फीयर के जैसा होता है, गेंद के जैसा होगा। आप सबने देखा होगा गेंद होती है, वही शेप इसका होगा, एटम का होगा। तो यहाँ पर मैंने बोर्ड पर एक सर्कल बनाया हुआ है, आप इसे अज्यूम करिए कि यही क्या है, आपका एटम है। याद रखना है कि हर एटम का एक सेंटर होता है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। याद रखेंगे, सेंटर ऑफ द एटम इज नोन एज न्यूक्लियस। अच्छा, हिंदी में न्यूक्लियस को नाभिक कहते हैं। हिंदी में न्यूक्लियस को नाभिक कहते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो जब न्यूक्लियस, अच्छा ये आपको दिख रहा है, ये जो सर्कल बना हुआ है, ये कुछ और नहीं बल्कि आउटर मोस्ट शेल ऑफ द एटम होता है। इसको हम किसी एटम की लिमिट या बाउंड्री कह सकते हैं। तो जो आउटर मोस्ट शेल ऑफ द एटम होगा, वही आपके एटम की लिमिट या वही आपके एटम की बाउंड्री होगी। तो ये जो है, ये आपका आउटर मोस्ट शेल है, ठीक। अच्छा, तो जब हम किसी एटम के सेंटर से टूवर्ड आउटर मोस्ट शेल बढ़ते हैं, तो जो ये डिस्टेंस हमने ट्रेवल किया, इसे हम एटॉमिक रेडियस कहते हैं। जो नेक्स्ट आप देखने वाले हो, यहाँ से इस पॉइंट से जब आप आगे बढ़ोगे इस पॉइंट तक, ये जो डिस्टेंस है इसे कहा जाएगा एटॉमिक रेडियस। इसे क्या बोला जाएगा? एटॉमिक रेडियस बोला जाएगा। डिफाइन कैसे कर सकते हैं? तो याद रखिएगा, द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल ऑफ द एटम इज नोन एज एटॉमिक रेडियस। किसी परमाणु में नाभिक से अंतिम कोश के बीच की औसत दूरी को हम उसकी परमाणु त्रिज्या कहते हैं, ठीक। अच्छा, अब याद रखना है कि अब तक हमने ये पढ़ लिया है कि एटम क्या है, डेफिनेशन, और हमने ये पढ़ लिया कि शेप ऑफ एटम क्या होगा। अब आपको ये मालूम है, हमने बात कर चुके हैं कि अकॉर्डिंग टू जॉन डाल्टन एटम डिवाइड नहीं होता, लेकिन जब फर्दर सर्च हुई, जब फर्दर स्टडीज हुई, तो ये पाया गया कि एटम डिवाइड होता है। हमने कुछ बॉम्बार्डिंग की एटम के ऊपर, तो कुछ न्यू पार्टिकल्स एटम से इमिट हुए, बाहर आए। इसका अर्थ ये हुआ कि एटम के भीतर भी कुछ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। अब हम उनको पढ़ते हैं। तो यहाँ जो लिखी है हेडिंग, ये है सब एटॉमिक पार्टिकल। क्या है हेडिंग? सब एटॉमिक पार्टिकल। हिंदी में इसे मूलभूत कण कहते हैं। ये क्या होता है? तो सुनिए डेफिनेशन। द पार्टिकल्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड द एटम आर नोन एज, विल बी नोन एज व्हाट? सब एटॉमिक पार्टिकल। ऐसे कण जो परमाणु के भीतर पाए जाते हैं, उन्हें हम उप परमाणु कण कहते हैं। आपको ज्ञात होगा, आप जानते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एटम के अंदर होते हैं। तो बट ऑब्वियस ये क्या होंगे? सब एटॉमिक पार्टिकल होंगे। लेकिन याद रखिएगा, केवल ये 3 ही सब एटॉमिक पार्टिकल नहीं हैं, इनके अलावा भी बहुत सारे एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेसॉन, बोसॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, म्यूऑन, पॉजिट्रॉन एक्सेट्रा। वैसे हमारे सिलेबस में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को पढ़ना ही काफ़ी होगा। एक बात मैं आप लोगों को और बोलना चाहूँगा कि जितने भी सब एटॉमिक पार्टिकल हैं वो एटम के अंदर तो हैं, आप जानते हैं, लेकिन ये सारे के सारे एटम के अंदर होने के साथ साथ न्यूक्लियस, सेंटर ऑफ एटम के अंदर होते हैं, एक्सेप्ट वन पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन। अर्थात मेरा मतलब ये है कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो न्यूक्लियस के बाहर होगा, बाकी सारे पार्टिकल आप जो नाम ले लो, इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन को छोड़कर सारे के सारे पार्टिकल न्यूक्लियस के अंदर होंगे, इलेक्ट्रॉन सिर्फ न्यूक्लियस के बाहर होता है। ठीक है, अच्छा अब याद रखिएगा, इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट हमें पढ़ना है वो है फंडामेंटल पार्टिकल। ये क्या होता है? याद रखिएगा, द पार्टिकल्स विच डिफाइन द प्रॉपर्टीज ऑफ एटम, इधर फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी, विल बी नोन एज फंडामेंटल पार्टिकल। मेरा कहने का मतलब ये है कि वे कण जो किसी परमाणु के गुणों की व्याख्या करते हों उन्हें हम मूलभूत कण कहते हैं। हिंदी में फंडामेंटल पार्टिकल को मूलभूत कण कहते हैं और ये केवल 3 हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब सुनिए, एक मैंने जैसा डिफाइन किया है मैं उसे समझाता हूँ। आपको पता है कि एटॉमिक नंबर प्रॉपर्टी ऑफ द एटम है जिसे हम Z से शो करते हैं। एटॉमिक नंबर ये कुछ और नहीं बल्कि नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब एटम की प्रॉपर्टी Z एटॉमिक नंबर डिपेंड करती है प्रोटॉन के नंबर्स पर और इलेक्ट्रॉन के नंबर पर। इसका मतलब ये हुआ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एटम की प्रॉपर्टी को डिफाइन कर रहे हैं, दोनों क्या होंगे? फंडामेंटल पार्टिकल्स होंगे। इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी होती है A एटॉमिक मास नंबर, जो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। आप पुनः देख सकते हैं कि एटॉमिक मास नंबर A प्रोटॉन के नंबर पर, न्यूट्रॉन के नंबर पर डिपेंड कर रहा है, अर्थात न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन ये तीनों मिलकर ही एटम की सारी प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं। तो ये तीनों क्या होंगे? फंडामेंटल पार्टिकल होंगे। ओके, तो इन सब चीज़ों को पढ़ने के बाद अब हम आगे बढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या होते हैं, उन पर मास या चार्ज अगर होता है तो कितना होता है। तो याद रखिएगा, जब हम आगे अगर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आगे जब हम पढ़ेंगे चीज़ों को तो हमको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के चार्ज और मास की नीड होती है, हमें उसकी आवश्यकता पड़ने वाली है। तो यहाँ पर मैंने जो बनाया हुआ टेबल, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का चार्ज और मास लिख दिया गया है। अब हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में। तो याद रखना है कि जब भी कोई प्रॉपर्टी हम पढ़ने वाले हैं एटम के बारे में तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, तो हमें उनको भी समझना आवश्यक है। आपको याद रखना है कि आउट ऑफ 3 मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में से जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हैं इन दोनों पर चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर चार्ज नहीं होता, लेकिन हाँ इन तीनों पर ही मास होता है। तो आइए देखते हैं। तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, यहाँ लिखा हुआ है पार्टिकल, यहाँ लिखा हुआ है मास, यहाँ लिखा हुआ है चार्ज। अब इसके बाद मास के जो 2 कॉलम्स हैं, इसमें लिखा है एक्चुअल मास, इसमें लिखा हुआ है रिलेटिव मास। यहाँ लिखा है एक्चुअल चार्ज, यहाँ लिखा है रिलेटिव चार्ज। अब इसका मतलब क्या है? एक्चुअल मास का मतलब है कि वास्तविकता में, एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का मास या चार्ज कितना है। और रिलेटिव का मतलब ये है कि जब मैं इनको कंपेयर करूँ, सपोज मैंने इन दोनों कंपेयर किया तो इनका रेशियो क्या आया, या मैंने इनको कंपेयर किया तो रेशियो क्या आया। तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो रिलेटिव वैल्यू है कि आप पर जो चार्ज या मास है वो इक्वल है कि डबल है कि 3 टाइम्स है, 4 टाइम है, 5 टाइम है, व्हाटएवर क्या है, ये हमको यहाँ पर समझना है। ओके, चलिए देखिए प्लीज़। हाँ, ये सारी वैल्यूज़ आप लोग को याद रखनी है। आप इसे याद कर लें तो बहुत अच्छा होगा। जिन्हें याद है अच्छी बात है, जिन्हें याद ना हो प्लीज़ वो इन चीज़ों को याद कर ले, आगे बहुत काम आता है। तो सुनिए, इलेक्ट्रॉन पर जो मास होता है वो 9.1 × 10⁻³ kg होता है। अब जो प्रोटॉन है उस पर जो मास होगा वो 1.673 × 10⁻27 kg होता है। न्यूट्रॉन का जो मास है वो 1.675 × 10⁻27 kg होगा। ये वैल्यूज़ लिखी हुई है, एक्सपेरिमेंट से मिली है, हमको इनको केवल और केवल याद करना है। क्यों आया, कैसे आया, वो हमारे स्कोप में नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब जब हम इनके मास को कंपेयर करेंगे तो हम ये पाएंगे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट इक्वल है। तो हमने इसको 1 मान लिया। हमने मान लिया कि मास ऑफ प्रोटॉन इज 1 यूनिट, मास ऑफ न्यूट्रॉन इज ऑल्सो 1 यूनिट, इक्वल है, ऑलमोस्ट इक्वल है। वैसे अगर आप प्रॉपर वे में देखें, इसको अच्छे से देखें, आप ये पाएंगे कि यहाँ पर 1.673 है, यहाँ पर 1.675 है। मतलब न्यूट्रॉन इज अ बिट हैवियर एज कंपेयर टू प्रोटॉन। जो न्यूट्रॉन है थोड़ा सा भारी है, न्यूट्रॉन थोड़ा सा भारी है किसकी तुलना में? प्रोटॉन की तुलना में। लेकिन जो खास बात है वो ये है कि इलेक्ट्रॉन का
मास एज कंपेयर टू प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नेग्लिजिबल होता है, बहुत कम होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं प्रोटॉन के मास को 1 मान लूँ तो इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास से 1837 टाइम्स कम होगा। प्लीज़ देखें, 1837 टाइम्स कम होगा इलेक्ट्रॉन का मास। किसके कंपैरिजन में? प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में। एक और ख़ास बात, सबसे हल्का इलेक्ट्रॉन है, उससे भारी प्रोटॉन है, उससे भारी न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन सबसे हैवी पार्टिकल है इन तीनों में, तो ये सबसे अनस्टेबल भी होता है। खैर उतनी खास बात नहीं है, बट आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं चार्ज की। पहले बोला गया था कि जो चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे होगा, न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं होता। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन जो है, प्लीज़ आप देखेंगे, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम होता है। प्रोटॉन पर भी चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम होता है। तो डिफरेंस क्या है? इलेक्ट्रॉन पर चार्ज निगेटिव है, प्रोटॉन पे चार्ज पॉजिटिव है। मतलब इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन विल हैव इक्वल बट अपोजिट चार्जेस। मतलब इन पर जो चार्ज है, आवेश है, वो बराबर किंतु विपरीत होता है, अपोजिट होता है। जैसे पहले बोला गया था कि न्यूट्रॉन पर तो चार्ज होगा ही नहीं, ये कैसा है? ये एक न्यूट्रल पार्टिकल है। अब अगर हम कंपेयर करें इनके चार्ज को, तो आपने ये पाया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर इक्वल चार्ज है। तो अगर इलेक्ट्रॉन पे चार्ज को हम 1 यूनिट मान लें तो प्रोटॉन पे भी चार्ज क्या होगा? 1 यूनिट होगा। बट अंतर ये होगा कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज -1 यूनिट का और प्रोटॉन पे चार्ज +1 यूनिट का होगा। और जब कंपेयर करेंगे आप, तो आपको न्यूट्रॉन के चार्ज को 0 मानना होगा। कंपैरिजन में क्या मानेंगे हम? 0 मानेंगे। एक खास बात और, आपने पढ़ा होगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में। मतलब ये जो वैल्यू है ये स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज है। मतलब अगर किसी पार्टिकल पर चार्ज कम से कम मिनिमम होगा तो वो इतना होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम होगा। इससे कम वैल्यू ऑफ चार्ज पॉसिबल नहीं है, इसीलिए इस वैल्यू को हम एलिमेंट्री चार्ज या 1 यूनिट चार्ज कहते हैं। एक खास बात और, अगर आपके किसी पार्टिकल पर, किसी ऑब्जेक्ट पर, किसी बॉडी पर चार्ज पॉसिबल है, या तो वो इतना होगा या इसका होल मल्टीपल होगा। मतलब दुगुना होगा, तिगुना होगा, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना होगा, 100 गुना होगा, 1000 गुना होगा। लेकिन हाँ, कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा कि इस वैल्यू का 1.5 टाइम्स, इस वैल्यू का 2/7 टाइम्स, ऐसा नहीं होगा। वो होल मल्टीपल होगा। आपने पढ़ा होगा Q इज इक्वल टू ±NE के बारे में। ये क्या है Q? व्हाट इज Q? चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट, चार्ज ऑन एनी पार्टिकल। और ये N क्या है? एनी वैल्यू, इंटीजर 1 2 3 4 5, 0 पॉसिबल नहीं है। और E क्या है? वैल्यू ऑफ दिस 1.6 10⁻⁻19 कूलॉम, एलिमेंट्री चार्ज। और ये चार्ज होगा किसी भी ऑब्जेक्ट पर, इधर वो पॉजिटिव होगा और वो नेगेटिव होगा। अच्छा, अब सुन लीजिए कि इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था, इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था J.J. थॉमसन ने। ओके, तो इलेक्ट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय J.J. थॉमसन। रही बात प्रोटॉन की, तो इसे ऑब्जर्व किया था सबसे पहले E. गोल्डस्टीन ने। बट प्रोटॉन की डिस्कवरी का जो श्रेय है, जो क्रेडिट है, हम देते हैं रदरफोर्ड को। तो आप ये कह सकते हैं कि रदरफोर्ड ने प्रोटॉन को डिस्कवर किया था। ठीक है। अच्छा, अब याद रखना है कि न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल पार्टिकल है, और इन दोनों की डिस्कवरी के बहुत बाद इसकी, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी। और इसे डिस्कवर किया था मिस्टर जेम्स चैडविक ने। तो इसे डिस्कवर किया था जेम्स चैडविक ने। ठीक है, तो याद रखना है, इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था J.J. थॉमसन ने, प्रोटॉन को किया था रदरफोर्ड ने, और न्यूट्रॉन को किया था जेम्स चैडविक ने। ओके,
ओके, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हमने पढ़ लिया, उन पे चार्ज कितना होता है, मास कितना होता है, हमने ये भी डिस्कस कर लिया। अब हम बात करते हैं एटम की, बिकॉज एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो ये अपना चार्ज, अपना मास भी कंट्रीब्यूट करेंगे एटम को। तो एटम पर चार्ज होगा, यदि होगा तो कितना होगा, और अगर एटम पर मास है तो वो कैसे होगा, हम इसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है चार्ज ऑफ एटम, तो याद रखिएगा एटम इज द न्यूट्रल स्पीशी। यहाँ लिखा हुआ है कि एटम पर चार्ज नहीं होता, एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है। अब ये कैसे होता है समझिए। तो जैसे हमने बात की थी कि आपका जो प्रोटॉन होगा वो सेंटर के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर होगा, और जो इलेक्ट्रॉन होगा वो सेंटर न्यूक्लियस के बाहर होगा। आपको ये मालूम होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के बाहर होते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड, न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं, जिसको हम इलेक्ट्रॉन का शेल, एनर्जी लेवल या उसका ऑर्बिट कहते हैं। हिंदी में मैं अगर कहना चाहूँ तो मैं ये कहूँगा कि किसी नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाता है। इन वृत्ताकार पथ को हम इलेक्ट्रॉन की कक्षा या उसका कोश या उसका ऊर्जा स्तर कहते हैं। अब एक बात आप ध्यान दीजिएगा, किसी भी एटम में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें उतने ही प्रोटॉन होते हैं। याद रखना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन हमेशा इक्वल होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियस पर जितना पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू प्रोटॉन होगा, न्यूक्लियस के बाहर, न्यूक्लियस के अराउंड उतना ही नेगेटिव चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन होगा। मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस पर, उतना ही नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियस के अराउंड, न्यूक्लियस के आसपास। तो जब इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, एग्जिस्ट करेंगे बट कैंसिल कर देंगे, एक दूसरे का नेट इफेक्ट जीरो कर देंगे, और अब आपका एटम न्यूट्रल हो जाएगा या वो एज अ न्यूट्रल स्पीशी बिहेव करेगा। अब हम बात करते हैं मास ऑफ द एटम की। आप लोगों को पहले बताया जा चुका है इसी लेक्चर में कि आपके न्यूक्लियस सेंटर के अंदर प्रोटॉन होगा और न्यूट्रॉन होगा, और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर होगा, न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा होगा। आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल कहा गया है। हमने बात कर चुके हैं इसी लेक्चर में कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका मास क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। अब क्या होगा, तो चूंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हो, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 10 हो या 20 हो, उनका नेट मास भी उतना ज़्यादा नहीं होता, तो हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि आउटसाइड द न्यूक्लियस, ये जो आपको दिख रहा है स्पेस, यहाँ पर मास नेग्लिजिबल ही होगा। हम ऐसा मानते हैं कि इस स्पेस में, ये जो आपको दिख रहा है वाइट वाला स्पेस, इस सर्कल के अंदर न्यूक्लियस को छोड़कर, न्यूक्लियस के बाहर, और ये जो है ये वाला हिस्सा, यहाँ पर मास नेग्लिजिबल होगा। अब चूंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि नेट मास जो होगा वो न्यूक्लियस के अंदर या न्यूक्लियस पर होगा। तो याद रखेंगे, ओवरऑल टोटल मास ऑफ द एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड ऑन इट्स सेंटर, ऑन इट्स न्यूक्लियस। तो जो मास होता है वो कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस पर। तो ये स्पेस पे मास होगा क्या, नहीं होगा। इसलिए हम एटम को एक हॉलो स्फीयर मानते हैं। हम ये मानते हैं कि ये क्या है, अंदर से खोखला है। देखिए इस जगह पर कुछ है क्या, नहीं है। यहाँ कुछ होता तो हम इसको बोलते सॉलिड स्फीयर, ठोस गोला, बट यहाँ पर इस जगह पे कुछ भी है क्या, नहीं। यहाँ तो सिर्फ क्या है, एम्प्टी स्पेस, खाली जगह है। हम ऐसा मान रहे हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, एटम को हम हॉलो स्फीयर या खोखला गोला मानेंगे। ठीक, अब कुछ जो बेसिक फैक्ट है वो आप याद रखेंगे, सुन लीजिए। द स्पेसिफिक चार्ज E अपॉन M रेशियो, किसी भी पार्टिकल पर प्रेजेंट चार्ज और उस पार्टिकल के मास के रेशियो को हम स्पेसिफिक चार्ज कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के लिए स्पेसिफिक चार्ज E अपॉन M रेशियो की वैल्यू 1.758 10 पावर 8 कूलॉम पर ग्राम होती है। मतलब हमने क्या किया, हमने इलेक्ट्रॉन का चार्ज लिया कूलॉम में और हमने उसका मास लिया ग्राम में। जब हमने चार्ज को मास से डिवाइड किया तो हमको ये वैल्यू मिली, और ये वैल्यू क्या है, रेशियो, किसका रेशियो, E और M का, जिसे हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक चार्ज कहते हैं। सो फॉर इलेक्ट्रॉन स्पेसिफिक चार्ज 1.758 इंटू 10 पावर 8 कूलॉम पर ग्राम होता है, और इस वैल्यू को कैलकुलेट किया था, डिफाइन किया था J.J. थॉमसन ने। बट द वैल्यू ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन इलेक्ट्रॉन वॉज कैलकुलेटेड बाय R.A. मिलिकन। तो आपको याद रखना है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज
चार्ज कितना होता है, हमको ये बात बताई थी R.A. मिलिगन ने, और उन्होंने एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट किया था जिसे कहते हैं ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, और ये वैल्यू वहाँ से आई थी। आपको याद रखना है कि R.A. मिलिगन को 1923 में इसके लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला था।